नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉवेल एक्सप्लोरर की इस दुनिया में, जहाँ मिलेंगी आपको मज़ेदार कहानियाँ जो दिल को छू जाए और दिमाग को घुमाए। इसलिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इन्हें असली व्यक्ति, जगह या घटना से ना जोड़ें। कृपया इन्हें सिर्फ कहानी के रूप में ही एंजॉय करें। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। नमस्ते, मैं ऋषभ मल्होत्रा हूँ। श्रीमान महेश व्यास, आपने पहले जो कहा वह मायने नहीं रखता। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि जैसे ही हिमालय एंटरटेनमेंट तुरंत हर्जाना अदा करता है, वह मेरे साथ अनुबंध तुरंत समाप्त कर देगा। श्रीमान महेश व्यास वाकई में साहसी हैं। फिर मैं यहाँ अनुबंध समाप्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद तुरंत जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। ऋषभ मल्होत्रा ने फोन रखा और राहत की सांस ली। हालांकि अभी उनके शब्दों में जोश था, लेकिन उनके मन में कोई निश्चितता नहीं थी। और जब अर्जुन दास ने कहा कि वह उनके साथ अनुबंध समाप्ति का मुकदमा दायर करेंगे और इसमें कई साल लग सकते हैं, तो वह वाकई घबरा गए। उनके जैसे युवा के लिए उन्हें लगातार सामने रहने की जरूरत थी ताकि प्रशंसकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी रहे। लेकिन इच्छा समूह में शामिल होने के बाद भारी भरकम अनुबंध के कारण, हालांकि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्हें सामने आने का अवसर शायद ही मिला। यही कारण था कि वह असंतुष्ट थे और जानबूझकर कंपनी में काम ढूंढ रहे थे। हाल ही में हिमालय एंटरटेनमेंट से प्रस्ताव मिलने के बाद उनके मन में इच्छा समूह के साथ अनुबंध समाप्त करने का विचार आया। और आज की घटना एक उत्प्रेरक बन गई। 10 मिनट बाद हिमालय एंटरटेनमेंट पैसा भेज देगा। देखिए इस बड़ी कंपनी की कार्यक्षमता, ऋषभ मल्होत्रा ने गर्व से कहा। ऐसे में मैं आपके लिए 10 मिनट इंतजार करूंगा, अर्जुन दास ने उदासीनता से कहा। फिर वहां का दृश्य अजीब तरह से रुक गया। बॉस, चाय पिएं। यह आपकी पसंदीदा हरी चाय है। यशिका सेन थी जो अर्जुन दास के लिए एक कप चाय लेकर आई। तब ऋषभ मल्होत्रा को एहसास हुआ कि उनके और अर्जुन दास के बीच का विवाद यशिका सेन ने भड़काया था, इसलिए उन्होंने यशिका सेन की ओर दांत पीसते हुए कहा, तो तुम पहले से ही जानती थी कि तुमने मेरे लिए जाल बिछाया। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम जल्द ही जा रहे हो तो चुपचाप रहो, यशिका सेन ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम कर सकती हो। हालांकि ऋषभ मल्होत्रा को यशिका सेन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए विद्या में अवसर था और उनकी इच्छा के अनुरूप था, तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उसी समय कलाकार विभाग के एक प्रबंधक रोहित गुप्ता अर्जुन गुप्ता के पास आए और बोले, श्रीमान अर्जुन, हिमालय से धनराशि स्थानांतरित हो चुकी है। हाँ, इस बड़ी कंपनी की ताजगी देखो, 10 मिनट से भी कम समय में पैसा आ गया। ये सुनकर ऋषभ मल्होत्रा ने उत्साह से कहा। रोहित, ऋषभ मल्होत्रा को अनुबंध समाप्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ले जाओ। अर्जुन गुप्ता ने ऋषभ मल्होत्रा की ओर देखा और अपने पास खड़े रोहित गुप्ता से कहा। ये सुनकर कलाकार विभाग के रोहित गुप्ता ने अपने हाथ में कई दस्तावेज उठाए और कहा, श्रीमान अर्जुन, अनुबंध समाप्ति के दस्तावेज तैयार हैं। बस हस्ताक्षर की जरूरत है। तो जाओ और हस्ताक्षर करो। मुझे अभी कुछ बात करनी है, अर्जुन गुप्ता ने ऋषभ मल्होत्रा को घृणा से देखते हुए कहा। ये सुनकर ऋषभ मल्होत्रा ने मुंह बनाया और कुछ और कहना चाहा, लेकिन उन्हें डर था कि अर्जुन गुप्ता अचानक पछताएंगे, इसलिए उन्होंने खुद को चुप रखा। रोहित गुप्ता के साथ एक कोने में जाकर वह हस्ताक्षर करने और खुशी महसूस करने वाला था, और उनका निजी सहायक भी आंख मारकर एक तरफ गया और ऋषभ मल्होत्रा की निजी चीजें पैक करने लगा। आसपास के कलाकार और कर्मचारी चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। उनका मनोबल थोड़ा कम था, और कुछ कलाकारों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि इच्छा मनोरंजन वाकई में ढहने की कगार पर है, और अनुबंध समाप्त करके चले जाना एक समझदारी भरा कदम है। ठीक है, चूंकि सभी यहाँ हैं, मैं कुछ घोषणा करता हूँ, अर्जुन गुप्ता ने ताली बजाकर कहा। सभी की निगाहें अर्जुन गुप्ता की ओर मुड़ने के बाद उन्होंने गला साफ किया और कहा, इच्छा समूह के विचार विमर्श के बाद मैं इच्छा चित्र मीडिया के महाप्रबंधक पद से हट रहा हूँ और सिया कपूर महाप्रबंधक होंगी। जैसे ही अर्जुन गुप्ता ने ये कहा, सभी में हलचल मच गई। जब सिया कपूर उठी और चारों ओर विनम्रता से सिर हिलाया, तो यशिका सेन के नेतृत्व में कुछ ही छिटपुट तालियां बजीं। जो कलाकार पहले से ही इच्छा समूह के प्रति निराश थे, वे अर्जुन गुप्ता के इस्तीफे की खबर सुनकर और भी चिंतित हो गए। इस तरह का नेतृत्व परिवर्तन इन अज्ञात कलाकारों को बहुत असंतुष्ट कर रहा था। उनकी नज़रों में सिया कपूर इच्छा समूह के बड़े मालिक की प्रेमिका बनकर कंपनी के महाप्रबंधक पद को हथियाने वाली एक चालाक महिला बन गई थीं। क्यों, क्या आप खुश नहीं हैं? अर्जुन दास ने बहुत असंतुष्ट होकर कहा। बेशक वे असंतुष्ट हैं। इच्छा समूह अब इस स्थिति में है, प्रगति करने की बजाय सारा दिन सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। सिया कपूर को लगता है कि आपकी सेवा करना बहुत आरामदायक है। हाँ, और श्रीमान अर्जुन, आपको पहले ही पद से हटा दिया गया है, और मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से अभी आपके लिए बोल रहा था।
अंत में मैं अपने पूर्व सहकर्मियों को सलाह देना चाहूंगा कि जल्दी से अनुबंध समाप्त करने और छोड़ने का रास्ता ढूंढें। ये कंपनी आपको बर्बाद कर देगी। इस समय अनुबंध समाप्ति की प्रक्रिया पूरी कर चुके ऋषभ मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाकर कहा। अर्जुन दास ने ऋषभ मल्होत्रा की ओर आंखें सिकोड़कर देखा और कहा, हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर हो गए? ऋषभ मल्होत्रा ने सहज रूप से कहा। ओह, यह अच्छा है। अर्जुन दास ने सिर हिलाया और फिर चिल्लाया, हर्षवर्धन। कुछ सेकंड बाद हर्षवर्धन एक दर्जन सुरक्षा कर्मियों के साथ दौड़कर आया। बॉस, हर्षवर्धन ने अर्जुन दास से कहा, वह व्यक्ति कंपनी में हंगामा करने आया था, उसे पहले पकड़ो। अर्जुन दास ने ऋषभ मल्होत्रा की ओर इशारा किया। मैं मूर्ख हूं, तुम मेरे साथ गंदा खेल खेल रहे हो। ऋषभ मल्होत्रा ने स्थिति को ठीक न देखकर भागने की कोशिश की और भागने से पहले गाली भी दी, लेकिन वह कुछ ही कदम भाग पाया था कि हर्षवर्धन के अधीनस्थों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। पकड़े गए ऋषभ मल्होत्रा चिल्लाकर गालियां दे रहा था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे ऋषभ मल्होत्रा तुरंत शांत हो गया। देखकर कि ऋषभ मल्होत्रा शांत हो गया, अर्जुन दास ने आसपास के कलाकारों को ध्यान से देखा और धीरे धीरे कहा, उसने आप में से अधिकांश की भावनाओं को व्यक्त कर दिया। अगर ऐसा है तो मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं। जो कोई भी अनुबंध समाप्त करना चाहता है वह तुरंत खड़ा हो जाए। बशर्ते आपके संपर्क में आई कंपनी तुरंत हर्जाना अदा करने को तैयार हो, मैं आपको जाने दूंगा। बेशक आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपके साथ उसकी तरह व्यवहार किया जाएगा। उसका मुंह ही खराब था। अर्जुन दास के बोलने के बाद वहां तुरंत सन्नाटा छा गया। मैं आपको केवल 1 मिनट का समय देता हूं सोचने के लिए, अर्जुन दास ने फिर कहा। 10 सेकंड बाद प्रथम श्रेणी की महिला कलाकार अनन्या बोस ने कहा, श्रीमान अर्जुन, क्या आप अपने वचन पर कायम रहेंगे? बेशक, अर्जुन दास ने कहा। तो मैं छोड़ रही हूं। मैं हर्जाना खुद अदा करूंगी, अनन्या बोस ने बाहर आकर कहा। अर्जुन दास ने अपनी बगल में खड़ी सिया कपूर की ओर देखा। अर्जुन दास जानते थे कि अनन्या बोस का सिया कपूर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और यह सिया कपूर की व्यवस्था थी जिसके कारण उन्होंने इच्छा समूह के साथ अनुबंध किया था। सिया कपूर ने सहन नहीं किया और कहा, अनन्या दी, क्या आप वाकई में और नहीं सोचेंगी? नहीं, मैं अपनी स्टूडियो खोलने जा रही हूँ। मैं 35 साल की हूँ और मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। वैसे मैं आपको इच्छा समूह का महाप्रबंधक बनने की बधाई देती हूँ। जब मेरा स्टूडियो खुलेगा आपको जरूर आकर समर्थन देना होगा, अनन्या बोस ने हल्के से कहा। जरूर, सिया कपूर ने सिर हिलाया। और कौन? अर्जुन दास ने फिर पूछा। फिर अनन्या बोस के नेतृत्व में अंततः 3 और कलाकार बाहर आए, 2 द्वितीय श्रेणी की महिला कलाकार और 1 प्रथम श्रेणी का पुरुष कलाकार। इन तीनों का हर्जाना अन्य कंपनियों ने पहले ही अदा कर दिया था। ऐसा लगता था कि ये तीनों लंबे समय से अपनी कंपनियों के संपर्क में थे और उन्हें केवल एक मौके की जरूरत थी, और कोई नहीं। अर्जुन दास ने फिर धीरे धीरे चारों ओर चक्कर लगाया। ये पक्का करने के बाद कि कोई और अनुबंध समाप्त नहीं करना चाहता, अर्जुन दास ने अर्जुन गुप्ता से कहा, मोटू, फिर से व्यवस्था करो। अगर इन तीनों का हर्जाना 1 घंटे के भीतर नहीं आता तो अनुबंध समाप्त करने का कोई मौका नहीं होगा। अगर आप अनुबंध समाप्त करने के लिए मुकदमा दायर करते हैं तो मेरी केवल एक मांग है कि इसे जितना हो सके उतना खींचा जाए। तीनों कलाकारों के चेहरे लाल हो गए। जाहिर तौर पर अर्जुन दास के शब्दों से नाराज थे, लेकिन ऋषभ मल्होत्रा से सबक लेने के बाद उन्होंने फिर भी सहन किया। उनका हर्जाना आधा कर दिया जाए। अर्जुन दास ने फिर से अनन्या बोस की ओर इशारा किया। क्या अनन्या बोस को विश्वास नहीं हुआ? इच्छा समूह को इच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने का स्थान प्रदान करता है। चूंकि आपकी इच्छा अपनी स्टूडियो खोलने की है, इच्छा समूह निश्चित रूप से आपके लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगा, अर्जुन दास ने हल्के से कहा। अनन्या बोस ने उत्साह से अर्जुन दास से कहा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय अनन्या बोस एक दोहराने वाली मशीन की तरह थी, उत्साह से कुछ असंगत बोल रही थी। सभी ने अनन्या बोस के इस समय के उत्साह को समझा। अर्जुन दास के एक वाक्य ने उनके 50 लाख रुपये के मुआवजे को कम कर दिया और हर कोई इतना उत्साहित होगा। इसके बाद कलाकार विभाग के रोहित गुप्ता ने चारों को अनुबंध समाप्ति से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए ले गए। इस समय अर्जुन गुप्ता ने अर्जुन दास को बहुत अच्छी तरह समझा और सभी से कहा, आइए एक बार फिर सिया कपूर को महाप्रबंधक के रूप में स्वागत करें। इस समय भीड़ की तालियां पहले की छिटपुट तालियों से अलग थीं और इस समय ये जोरदार तालियां थीं। अर्जुन दास इस समय संतुष्ट होकर सिर हिलाए। आमतौर पर वह किसी चीज की परवाह नहीं करते, लेकिन सिया कपूर के मामले में वह वाकई परवाह करते थे। वह नहीं चाहते थे कि सिया कपूर को कोई शिकायत हो। इस समय सिया कपूर ने कुछ शर्मिंदगी के साथ फिर से सभी को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर अर्जुन दास को देखने वाली उनकी आंखें गहरे प्यार से भरी थीं। उन्हें स्वाभाविक रूप से लग रहा था कि अर्जुन दास ने जो कुछ अभी किया वह उनके लिए था ताकि उन्हें कोई शिकायत न हो। और इस समय सिया कपूर की भावनाएं अर्जुन दास के लिए गहरे प्यार में बदल गई थीं।
अर्जुन दास ने इस समय फिर से बोलना शुरू किया। उन्होंने अपनी गंभीर मुस्कान को हटाया और कहा, मैं जानता हूं आपको श्रीमान अर्जुन के इस्तीफे को लेकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि आपके श्रीमान अर्जुन बिल्कुल भी उदास या दुखी नहीं हैं। आप शायद नहीं जानते कि मैं और अर्जुन एक ही विश्वविद्यालय के एक ही छात्रावास से निकले हैं। अगर मैं उन्हें नाखुश करता हूं तो वह इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि मैं बॉस हूं या नहीं, वह मेरे साथ तर्क करेंगे। अर्जुन दास के ये कहने के बाद सभी ने देखा कि अर्जुन गुप्ता न केवल उदास नहीं थे बल्कि हल्के से उत्साहित भी थे। रोको मत, तुम बोलो या मैं, अर्जुन दास ने अर्जुन गुप्ता से मजाक किया। आप बॉस हैं, आप कहें। अर्जुन गुप्ता कुछ शर्मिंदा थे। ठीक है, मैं ही इस मामले की घोषणा करता हूं। मुझे लगता है कि इसे सुनने के बाद आप अपने फैसले के लिए बहुत आभारी होंगे, अर्जुन दास ने रहस्यमयी ढंग से कहा। इस समय सभी लोग अर्जुन दास के शब्दों से उत्सुक हो गए। यहां तक कि पकड़े गए ऋषभ मल्होत्रा भी उत्सुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। अर्जुन दास ने गला साफ किया और धीरे धीरे कहा, कल ही हरियाली ग्रुप को इच्छा समूह ने अधिग्रहण कर लिया। इसकी फिल्म और टेलीविजन मनोरंजन कंपनी, वितरण कंपनी, मूवी थिएटर कंपनी और 3 टीवी स्टेशन सभी इच्छा समूह की सहायक कंपनियां हैं। सभी मनोरंजन कंपनियां इच्छा मनोरंजन समूह में विलय हो गई हैं, जो एक द्वितीय स्तर की समूह कंपनी है, और श्रीमान अर्जुन गुप्ता इच्छा मनोरंजन समूह के महाप्रबंधक होंगे। अर्जुन दास के बोलने के बाद दर्शकों ने उनके कल्पनाशील जोरदार तालियां नहीं दी, बल्कि सभी अविश्वास भरे चेहरों के साथ वहीं जम गए। अर्जुन दास, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्या आप जिस हरियाली ग्रुप की बात कर रहे हैं वह वही हरियाली ग्रुप है जो मनोरंजन उद्योग का अधिकांश हिस्सा नियंत्रित करता है? लेकिन यशिका सेन ने अविश्वास में पुष्टि की। हाँ, ये वही हरियाली ग्रुप है जिसने हमारे इच्छा समूह पर प्रतिबंध लगाया था, अर्जुन दास ने पुष्टि की। हाँ, अर्जुन दास, आप कमाल हैं, यशिका सेन उछल पड़ी। इस समय आसपास के किसी कलाकार से गूंजती हुई तालियां आईं, साथ में अर्जुन गुप्ता को महाप्रबंधक नियुक्त होने की बधाई देने वाली विभिन्न आवाजें थीं। लंबे समय बाद आसपास के लोगों का उत्साह धीरे धीरे कम हुआ। वे सभी मनोरंजन उद्योग में रहे लोग थे। वे मनोरंजन उद्योग की संरचना को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इच्छा मनोरंजन समूह बनने से यह मनोरंजन उद्योग का नेता बन गया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है कुछ कहने की, श्रीमान अर्जुन। अर्जुन दास ने श्रीमान अर्जुन शब्द पर बहुत जोर दिया। इस समय अर्जुन गुप्ता ने और विनम्रता नहीं दिखाई और उन्होंने कहा, मैं यहाँ मौजूद सभी को स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि जिस बात की आपको लंबे समय से चिंता थी वह ये है कि डेक्कन प्रसारण ब्यूरो ने हमें प्रतिबंधित नहीं किया है। हमारे द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तुत सभी स्रोत पास हो गए हैं। अगले कुछ दिनों में हमारे कार्य एक के बाद एक लॉन्च होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से आप भविष्य में बहुत व्यस्त रहेंगे, फिल्मांकन और शूटिंग, एल्बम रिलीज और विज्ञापन शूटिंग। संक्षेप में, पहले की आपकी आरामदायक जिंदगी खत्म हो गई है, सभी को व्यस्त होने की तैयारी करनी चाहिए। इच्छा समूह जिंदाबाद, इच्छा समूह जिंदाबाद, एक तरह के कलाकार ने उत्साह से चिल्लाया। लंबे समय बाद ही भीड़ का उत्साह शांत हुआ। अंततः सिया कपूर के समझाने पर सभी अपने अपने पदों पर लौट गए। फिर अर्जुन दास उस ऋषभ मल्होत्रा के पास गए जो आत्मा खो चुके लग रहे थे और कहा, याद रखना, अपने नए मालिक को हुई को बताना कि हिमालय इच्छा समूह की सूची में है। और क्यों, मुझे लगता है कि उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, अर्जुन दास ने हर्षवर्धन से कहा। हर्षवर्धन के इशारे पर उनके अधीनस्थों ने ऋषभ मल्होत्रा को छोड़ दिया, लेकिन ऋषभ मल्होत्रा ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे तेजी से चले गए। क्या तुम वाकई में हिमालय पर हमला करने जा रहे हो? अर्जुन गुप्ता अर्जुन दास के पास आए। केवल हिमालय ही नहीं, सभी ऑनलाइन हैकर्स पर प्रतिबंध है, अर्जुन दास ने दांत पीसते हुए कहा। क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? अर्जुन गुप्ता ने अविश्वास में कहा। मनोरंजन उद्योग बहुत अंधेरा है, मुझे इसे साफ करना होगा, अर्जुन दास ने हल्के से कहा। ठीक है, तो फिर चलो मनोरंजन उद्योग को साफ करें। अर्जुन गुप्ता भी एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में अराजकता से नहीं डरता। अब जब अर्जुन दास ने बोल दिया है तो उसे डरने की कोई बात नहीं है। अगले दिन इंटरनेट पर स्वराज मनोरंजन ने 3 बयान जारी किए। पहला ये कि हरियाली ग्रुप को इच्छा समूह ने अधिग्रहण कर लिया और एक द्वितीय स्तर की सहायक कंपनी बनाई, स्वराज मनोरंजन समूह। दूसरा ये कि इच्छा समूह के 1 दर्जन से अधिक फिल्म और टेलीविजन कार्य डेक्कन प्रसारण ब्यूरो की समीक्षा पास कर चुके हैं और एक के बाद एक बाजार में उतरेंगे। तीसरा प्रतिबंध आदेश था जिसमें 200 से अधिक लोगों की एक विस्तृत सूची थी और यह कहा गया था कि इन 200 लोगों के फिल्म और टेलीविजन कार्यों को इच्छा समूह के तहत टीवी स्टेशनों और थिएटरों में दिखाने पर प्रतिबंध होगा, और जो कोई भी इन 200 लोगों को कोई मदद प्रदान करने की हिम्मत करता है उसे स्वराज मनोरंजन द्वारा प्रतियोगी माना जाएगा और उचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा दी जाएगी। जैसे ही ये 3 बयान आए, मनोरंजन उद्योग को विस्फोटित कहना कम होगा, बल्कि यह धरती को हिलाने वाला था।
200 से अधिक कलाकारों की इस सूची में स्वराज मनोरंजन को छोड़कर सभी फिल्म और टेलीविजन कंपनियों के अनुबंधित कलाकार शामिल थे, लेकिन कुछ कम और कुछ ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे इंटरनेट पर इच्छा समूह को काला करने वाले लोग सामूहिक जादू के अधीन आ गए हों और सभी प्रकाशित टेक्स्ट और वीडियो सामग्री तुरंत हटा दी गई। कुछ ने तो अपने खाते भी हटा दिए। इच्छुक लोगों के उकसावे के बिना नेटिजन्स अब एक तरफा इच्छा समूह को काला नहीं कर रहे थे। इंटरनेट पर एक पल के लिए शांति छा गई। नेटिजन्स बिना कारण जाने अपनी छोटी मोटी जिंदगी जीते रहे, लेकिन प्रमुख फिल्म और टेलीविजन कंपनियां चिंतित थीं। एक फिल्म और टेलीविजन कंपनी में, क्या तुमने इच्छा समूह के हरियाली ग्रुप के अधिग्रहण की जांच की है? श्रीमान जहीर खान, इसे सत्यापित किया जाना चाहिए और इच्छा समूह ने हरियाली की सभी शेयरों को पूरी तरह से अधिग्रहित कर लिया है। हमारी कंपनी में कितने कलाकार इच्छा समूह की सूची में हैं? हमारी कंपनी ठीक है, कुल मिलाकर केवल 9 लोग हैं, 2 प्रथम श्रेणी के, 3 द्वितीय श्रेणी के और बाकी सभी तृतीय श्रेणी के हैं। अन्य कंपनियों का क्या? हिमालय कंपनी द्वारा निवेश की गई 4 फिल्में सभी को खारिज कर दिया गया, ये कहकर कि फिल्मों की सामग्री बहुत अश्लील थी और इच्छा समूह के तहत थिएटरों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती थी। इस मामले के लिए हिमालय ने सीधे डेक्कन प्रसारण ब्यूरो को इच्छा समूह की शिकायत की। अंततः डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के समायोजन के तहत इसे रिलीज किया गया। हालांकि फिल्मों की व्यवस्था भयानक थी और केवल एक को सुबह जल्दी में व्यवस्थित किया गया। हिमालय ने फिर से डेक्कन प्रसारण ब्यूरो को इच्छा समूह की शिकायत की, लेकिन डेक्कन प्रसारण ब्यूरो ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि थिएटरों में फिल्म व्यवस्था उनके दायित्व का हिस्सा नहीं था। अंत में 3 दिनों में हिमालय की 4 फिल्मों का संयुक्त बॉक्स ऑफिस केवल 100 मिलियन तक पहुंचा और यह 100 मिलियन बॉक्स ऑफिस मुख्य रूप से अन्य छोटे थिएटरों से आया। जारी रखें और सूचित करें और हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म और टेलीविजन कार्यों में इच्छा समूह की प्रतिबंधित सूची में शामिल कलाकारों के सभी दृश्यों को हटा दें। इसके अलावा कलाकार विभाग को सूचित करें कि इन 9 कलाकारों को कुछ महीनों तक कोई काम न दें और पहले हवा से बचें। समझ गया, श्रीमान जहीर। हिमालय एंटरटेनमेंट कंपनी के एक कार्यालय में इस समय विक्रांत भट्ट सचिव की रिपोर्ट सुनकर क्रोधित थे। हिमालय ने जिन 4 फिल्मों में बहुत मेहनत और पैसा लगाया था, वे बाजार में इच्छा समूह की वजह से असफल हो गई थीं। इस बार सचिव ने ये भी बताया कि कई कंपनियों ने पहले हिमालय के साथ सहनिर्मित कई फिल्म और टेलीविजन नाटकों से अपनी पूंजी वापस ले ली थी। सचिव के हटने के कुछ देर बाद विक्रांत भट्ट का गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ। उन्होंने हाल ही में कई फिल्म और टेलीविजन कंपनियों से संपर्क किया था और यहां तक कि इन फिल्म और टेलीविजन कंपनियों के मालिकों के साथ कई गुप्त चर्चाएं भी की थीं, लेकिन आखिरकार स्वराज मनोरंजन को रोकने का कोई रास्ता नहीं निकला। कुछ बार के बाद कई फिल्म और टेलीविजन कंपनियों ने अपनी कंपनी की इच्छा सूची में शामिल कलाकारों को बेरहमी से छिपा दिया और इच्छा समूह भी अपने वचन पर कायम रहा। प्रतिबंधित सूची में शामिल कलाकारों को छिपाने और हटाने के बाद उनकी कंपनी के फिल्म और टेलीविजन कार्यों को स्वराज मनोरंजन द्वारा मुश्किल नहीं की गई। इसलिए धीरे धीरे लगभग सभी फिल्म और टेलीविजन कंपनियां स्वराज मनोरंजन के सामने झुक गईं। ऐसा नहीं है कि विक्रांत भट्ट इच्छा समूह के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन हिमालय को इच्छा समूह ने नाम लेकर ब्लॉक कर दिया था। हैरानी में विक्रांत भट्ट ने आखिरकार एक तिजोरी में बंद मोबाइल फोन निकाला। फोन में केवल एक फोन नंबर था और उन्होंने डायल बटन दबाया। दीदी, कुछ ही देर बाद फोन से एक सुस्त आवाज आई। यह असहनीय है। अरे, आपको पहले से ही पता है, विक्रांत भट्ट ने आश्चर्य से कहा। क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? फोन पर उस व्यक्ति ने कहा। नहीं नहीं, विक्रांत भट्ट ने जल्दी से कहा। ठीक है, मुझे यह मामला पता है। चूंकि इच्छा समूह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हम इच्छा समूह को बाईपास करेंगे। वर्तमान इच्छा समूह ने अभी तक पूरे मनोरंजन उद्योग को नियंत्रित नहीं किया है, लेकिन फिल्म ये कभी भी इच्छा समूह के बारे में नहीं थी। मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। मैं यहाँ रास्ता निकालूंगा, उस व्यक्ति ने बोलने के बाद फोन रख दिया। इस समय कहीं पर एक साधारण कपड़ों में एक व्यक्ति ने फोन रखा और उसके बगल में एक सूट में एक व्यक्ति आगे आया और बोला, बड़े भाई, क्या आप इसे ऐसे ही सहन कर सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो बस उस लड़के को मार दें, सब कुछ एक बार में खत्म हो जाएगा। सूट में उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद बड़े भाई ने सूट वाले व्यक्ति को घूरा। क्या तुम गुरु के आदेश की अवहेलना करना चाहते हो या तुम व्यक्तिगत बदला लेना चाहते हो? इस समय पास में खड़े सिद्धांत आचार्य ने बड़े भाई से कहा, बड़े भाई, तीसरे भाई का ऐसा ही स्वभाव है, उसे मुंह चलाना पसंद है। सिद्धांत आचार्य की बात सुनने के बाद बड़े भाई ने सूट वाले व्यक्ति से फिर कहा, अगर तुम अपनी इस आदत को नहीं सुधारते तो सावधान रहो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। सुधारूंगा, निश्चित रूप से सुधारूंगा, सूट में व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बड़े भाई, गुरु का अब क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा, सिद्धांत आचार्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। गुरु क्या सोच रहे हैं, इसे कौन अनुमान लगा सकता है? बस गुरु के आदेशों का पालन करो, बड़े भाई ने कहा।
तो गुरु का नवीनतम आदेश क्या है? सूट में व्यक्ति ने पूछा। स्थिर रहो, बड़े भाई ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। एक जर्जर एकल आंगन में चैतन्य मोरे इस समय भी अपनी बेंत की कुर्सी पर लेटे हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई हैंडहेल्ड गेम नहीं खेला, बल्कि वहां थके हुए दिखते हुए लेटे थे। ललित जोशी पास में खड़े थे और कभी नहीं गए। ललित, मेरे लिए एक और खीरा और टमाटर धो दो, मेरे मुंह में स्वाद नहीं है, चैतन्य मोरे ने आधी खुली आंखों के साथ कमजोरी से कहा। मास्टर चैतन्य, चलो अस्पताल चलें, ललित जोशी सहन नहीं कर पाए। अस्पताल? मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानता हूं, चैतन्य मोरे ने सिर हिलाकर कहा। ललित जोशी ने फिर कुछ नहीं कहा, मुड़े और घर के अंदर गए, कुछ ताज़ा खीरे और टमाटर धोकर लाए। चैतन्य मोरे ने एक टमाटर उठाया, उसे मुंह में डाला, जोर से काटा और कहा, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन केवल एक चीज जो नहीं बदलती, वह है इसका स्वाद। हर पीढ़ी में प्रतिभाएं आती हैं और मेरा युग खत्म हो गया है। रात में एक पार्क के गज़ेबो में अर्जुन दास और सूर्यकांत मिश्रा सड़क पर खरीदे गए वॉन्टन खा रहे थे। दोनों ने ध्यान से वॉन्टन खाए, जब तक कि दोनों ने 3-4 हिस्से नहीं खा लिए, तब जाकर उन्होंने अपनी तृप्ति दिखाने के लिए पेट थपथपाया। तुम छोटे, पहली बार मुझे खाने के लिए बुलाया और सड़क के स्टॉल से खाना खिलाया, सूर्यकांत मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। सड़क पर वाकई में स्वादिष्ट है, तुम बताओ कि स्वादिष्ट है या नहीं, अर्जुन दास ने असंतुष्ट होकर कहा। मुझे वाकई नहीं पता कि तुम, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, ने ये स्वादिष्ट सड़क का खाना कैसे ढूंढ लिया, सूर्यकांत मिश्रा ने सिर हिलाकर कहा। ये सड़क पर सिगरेट की बत्स उठाने जैसा है, इसमें इतने कारण क्या, अगर खाना है तो हर जगह ढूंढो, अर्जुन दास ने कहा। सही बात है, इस मामले में इतने कारण क्या, सूर्यकांत मिश्रा ने कमर सीधी की और फिर कुछ सोचकर बोले, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने आज की घटना को जानबूझकर व्यवस्थित किया था? सूर्यकांत मिश्रा ने जो कहा वह ये था कि आज उन्होंने लगातार 6 स्थानों पर जाकर 6 रिबन कटिंग समारोह किए और प्रत्येक समारोह में उन्हें बहुत सारे भाषण देने पड़े, और वह मना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये 6 रिबन कटिंग समारोह उन 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह थे जो उन्होंने अर्जुन दास को दिए थे। ऐसा नहीं है, क्या ये सब एक साथ नहीं बचा था? अर्जुन दास ने साफ इनकार किया। तुम छोटे, बस मुझे अलग तरह से परेशान करो, सूर्यकांत मिश्रा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हाय, क्या रिबन कटिंग समारोह के बाद तुरंत शुरू नहीं करना है? क्या इसे हर दिन करना होगा? तो मैं जल्दी में नहीं हूं, अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जल्दी में हो सकते हो, लेकिन इस परियोजना की गुणवत्ता के साथ जल्दी नहीं कर सकते। अगर तुमने कोई चालबाजी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सूर्यकांत मिश्रा ने कहा। मेरे बड़े भाई, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर गुणवत्ता में कोई समस्या हुई तो तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन उस स्कूल के बारे में जो मैंने तुमसे कुछ समय पहले कहा था, तुमने उसका क्या सोचा? मुझे पता था कि तुम्हारा यह वॉन्टन खाना मुफ्त में नहीं था, सूर्यकांत मिश्रा ने अर्जुन दास को नकली गुस्से से घूरते हुए कहा। मैं इस मामले को भूला नहीं हूं और मैं इसे लगातार संभाल रहा हूं। योग्यता के मामले में प्रतिष्ठित स्कूलों की शाखाओं की योग्यता नहीं मिल सकती। क्या इसे नहीं लिया जा सकता? अर्जुन दास ने गुस्से से कहा। जल्दी मत करो, मेरी बात सुनो, सूर्यकांत मिश्रा ने रुककर कहा। हालांकि प्रतिष्ठित स्कूल की योग्यता नहीं मिली, मैंने तुम्हारे लिए एक नए स्कूल की योग्यता हासिल की है, लेकिन यह एक निजी स्कूल की योग्यता है। तुम नए स्कूल का नाम क्या रखने जा रहे हो? कोई बात नहीं, बस स्कूल की योग्यता मिल जाए। नाम, इसे स्वराज स्कूल कहेंगे। ये कहते हुए अर्जुन दास को कुछ याद आया। वैसे स्कूल की योग्यता प्राथमिक है या माध्यमिक? प्राथमिक और माध्यमिक दोनों एक साथ। हाई स्कूल की योग्यता बाद में आवेदन करनी होगी। प्राथमिक और माध्यमिक काफी है, अर्जुन दास ने संतुष्ट होकर कहा। स्कूल के बारे में मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी तुम्हें संभालना होगा। ये शुल्क कोई मजाक नहीं है, सूर्यकांत मिश्रा ने चिंतित होकर कहा। मेरे ऊपर छोड़ दो, अर्जुन दास ने सिर हिलाया। इस समय सूर्यकांत मिश्रा ने सिर हिलाया और अचानक कहा, अर्जुन दास, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या करने की कोशिश? अर्जुन दास रुके। बेशक वह ये नहीं कह सकते थे कि वह इच्छा अंक कमाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूं कि कुछ चीजें जो मैं बदल सकता हूं, उन्हें बदल दूं, अर्जुन दास ने बहुत गहरे ढंग से कहा। सूर्यकांत मिश्रा स्तब्ध रह गए। उनके दिल में बहुत भावनाएं थीं, लेकिन जब वह बोलने वाले थे, अर्जुन दास ने एक और वाक्य जोड़ा। ऊपर दिया गया आधिकारिक जवाब है और अनौपचारिक जवाब है, इसमें इतने कारण क्या, बस जो सोचा वह कर डाला। अगर कुछ नहीं चाहता तो बस मन की शांति चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ और अच्छे मूड में रहना चाहता हूँ। सूर्यकांत मिश्रा। डेक्कन सिटी में एक सार्वजनिक किराए के मकान में जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई खुशी खुशी रात का खाना खा रहे थे। दोनों एक ही विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले जोड़े थे और डेक्कन सिटी में एक अपेक्षाकृत आदर्श नौकरी पा चुके थे। ऐसा लगता था कि विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद 4 साल बीत चुके थे और दोनों 6 साल से एक साथ थे।
यह शादी की बात करने का समय था, लेकिन दोनों ने इस मामले को कभी भी एजेंडे पर नहीं रखा, क्योंकि दोनों के बीच में घर का मुद्दा था। दोनों ने कड़ी मेहनत से पैसे बचाए थे, लेकिन फिर भी वे डेक्कन सिटी की बढ़ती मकान की कीमतों के साथ तालमेल नहीं रख पाए। अन्य लोगों की तुलना में दोनों अपेक्षाकृत खुश थे, क्योंकि उन्होंने सरकार द्वारा प्रदान किए गए एक सार्वजनिक किराए के मकान को किराए पर लिया था। हालांकि कमरा छोटा था, लेकिन सुविधाएं बहुत पूर्ण थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मकान का किराया बहुत सस्ता था, केवल 2000 से अधिक। इसी किराए में बाहर केवल एक कमरे का सिंगल रूम किराए पर लिया जा सकता था, और वह भी विशेष रूप से अच्छा नहीं था। इस सार्वजनिक किराए के मकान को किराए पर लेने के लिए जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा। उन्होंने नियमों के अनुसार विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा किया और फिर आधी रात को कंप्यूटर के सामने बैठकर अंततः डेक्कन सिटी की सार्वजनिक किराए की आवास की आधिकारिक वेबसाइट पर इस छोटे से 60 वर्ग मीटर के 2 कमरों वाले सार्वजनिक किराए के मकान को हासिल किया। जब उन्होंने यह मकान किराए पर लिया तो उन्होंने अपने दोस्तों को उत्सव के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अब इस सार्वजनिक किराए के मकान के सामने वे डेक्कन सिटी में अपना खुद का एक घर चाहते थे। खाने की मेज पर जैद कुरैशी ने प्रियंका देसाई की कटोरी में एक टुकड़ा मांस डाला और कहा, और खाओ, तुम हाल ही में पतली हो गई हो। कहाँ पतली हुई, मैंने हाल ही में 2 किलो वजन बढ़ाया है, तुम्हें और खाना चाहिए। प्रियंका देसाई ने उस मांस के टुकड़े को फिर से जैद कुरैशी की कटोरी में डाल दिया। प्रियंका देसाई की इस हरकत से जैद कुरैशी को बहुत भावनाएं हुई। उन्होंने अपने होंठ काटे और सिर झुकाकर उस मांस के टुकड़े को गुस्से में खा लिया। जैद कुरैशी की असामान्यता को भांपते हुए प्रियंका देसाई ने विषय बदलते हुए कहा, मैंने आज अपनी मां से बात की और मां ने कहा कि जब हम मकान खरीदेंगे तो वह हमें 10 लाख रुपये की प्रायोजक राशि देगी। अब मैंने हिसाब लगाया है, हमें केवल 1 और साल तक बचत करने की जरूरत है ताकि मकान की डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त हो। प्रियंका देसाई की बात सुनकर जैद कुरैशी ने अपने कटोरे और चम्मच नीचे रखे, प्रियंका देसाई का हाथ पकड़ा और कहा, प्रियंका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अच्छा जीवन जीऊंगा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, जल्दी खाओ। प्रियंका ने सिर हिलाया। जैद कुरैशी ने कटोरा और चम्मच उठाया और फिर से खाना शुरू किया। अचानक कुछ याद आने पर जैद कुरैशी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उसे प्रियंका देसाई को सौंपा और कहा, प्रियंका, इसे देखो, मैं बहुत हंसा। आजकल के डेवलपर्स बहुत आकर्षक हैं। प्रियंका देसाई ने उत्सुकता से मोबाइल फ़ोन लिया और फ़ोन की स्क्रीन पर जैद कुरैशी द्वारा लिया गया एक सेल्स डिपार्टमेंट का विज्ञापन था। अरे नहीं, इसमें लिखा है 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रियंका देसाई ने आश्चर्य से कहा। हाँ, क्या यह मजाक नहीं है? जैद कुरैशी ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन इस समय प्रियंका देसाई ने फ़ोन स्क्रीन पर नीचे की पंक्ति देखी। यह इमारत उन युवाओं के लिए समर्पित है जो सपने देखते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तुमने ये तस्वीर कहाँ ली? प्रियंका देसाई ने पूछा। ओह, नौकरी से लौटते समय वहाँ एक बड़ा रियल एस्टेट है। इसे बनते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कल इसे पूरा किया गया, जैद कुरैशी ने सोचते हुए कहा। क्या 6 महीने से ज़्यादा समय में पूरा हो गया? इतना तेज़ कैसे हो सकता है? आजकल रियल एस्टेट को शुरू से पूरा होने में 1-2 साल नहीं लगते। प्रियंका देसाई को विश्वास नहीं हुआ। ये सच है, मैं लंबे समय से 1 दर्जन से ज़्यादा इमारतों पर ध्यान दे रहा हूँ। उस समय मैंने सोचा था, अगर मैं वहाँ एक मकान खरीद सकूं, तो ये हमारे दोनों के कार्यस्थलों के बहुत करीब है और यातायात बहुत सुविधाजनक है। इसलिए आज मैं उनके सेल्स डिपार्टमेंट गया, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट खुलने से पहले यह विज्ञापन पोस्टर दरवाजे के बाहर लटका हुआ था। मैं इसे देखकर हंस पड़ा और इसकी तस्वीर ले ली, जैद कुरैशी ने कहा। इसमें लिखी उद्घाटन तारीख परसों है, जो कि सप्ताहांत है। चलो देखने चलते हैं। ठीक है, प्रियंका देसाई ने जैद कुरैशी से कहा। क्यों? ये निश्चित रूप से झूठ है। मैं शायद जानता हूं कि वे अवधारणा को गुप्त रूप से कैसे बदलते हैं, जैद कुरैशी ने कहा। मुझे नहीं पता, मैं बस देखना चाहती हूं। ऊपर लिखी उस पंक्ति को देखो। प्रियंका देसाई ने जैद कुरैशी के लिए उस पंक्ति को बढ़ा करके दिखाया। जैद कुरैशी ने उस पंक्ति को पढ़ने के बाद गहरी सांस ली और कहा, नानी, ये वाक्य वाकई में मुझे छू गया। और कुछ नहीं, बस इस वाक्य के लिए हम चलकर देखेंगे। हाँ, प्रियंका देसाई ने सिर हिलाया। सप्ताहांत में सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई एक इमारत के सेल्स डिपार्टमेंट की ओर टहलने गए। सेल्स डिपार्टमेंट के बाहर स्वराज सिटी संकल्प सेल्स ऑफिस था। इसके बगल में एक बड़ा पोस्टर था और उसका कंटेंट वही था जो जैद कुरैशी ने अपने फ़ोन पर लिया था। जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई ने बाहर से ध्यान से देखा। सेल्स ऑफिस के पास से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन पोस्टर को एक नज़र देखने के बाद सभी आगे बढ़ गए। कोई भी 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर विश्वास नहीं करता था। इस तरह की कीमत में कुछ न कुछ चालबाजी जरूर थी। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर चले गए। नमस्ते, आप दोनों। स्वराज सिटी
संकल्प सेल्स ऑफिस में स्वागत है, एक युवा, सुंदर और दोस्ताना सेल्स लेडी ने अभिवादन किया। आपके रियल एस्टेट की कीमत क्या है? जैद कुरैशी ने सीधे पूछा। सेल्स लेडी ने मुस्कुराकर कहा, 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। पक्का? पक्का? ये रुपये में है या कोई और मुद्रा? प्रियंका देसाई ने फिर पूछा। रुपये में, सेल्स लेडी ने पुष्टि की। ये कैसे संभव है? डेक्कन सिटी में सबसे कम मकान की कीमतें 30,000 रुपये के आसपास हैं। ये बार बार पुष्टि के बाद जैद कुरैशी कुछ हताश हो गए। सेल्स लेडी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं कि आप दोनों को विश्वास नहीं हो रहा। यहां तक कि जब मुझे कीमत पता चली तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन ये सच है। तो फिर तुमने अपने लिए एक क्यों नहीं खरीदा? प्रियंका देसाई ने पूछा। वह ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उनका यही उद्देश्य था। मकान इतना सस्ता है, अगर तुमने खुद नहीं खरीदा तो इसमें जरूर कुछ चालबाजी है। सेल्स लेडी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, हमारी कंपनी का नियम है कि अगर आप हमारी कंपनी के कर्मचारी हैं तो 3 साल की सेवा के बाद आपको मुफ्त में एक मकान मिलता है, इसलिए मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या आपकी कंपनी कौन सी है? जैद कुरैशी ने आश्चर्य से पूछा। मैं इच्छा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यह लाभ इच्छा समूह की सभी शाखाओं पर लागू होता है, सेल्स लेडी ने कहा। आपका नाम क्या है? प्रियंका देसाई ने विनम्रता से पूछा। ओह, मेरा नाम कविता शर्मा है। आप मुझे मेरे नाम से सीधे बुला सकते हैं, कविता शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। मेरा नाम प्रियंका देसाई है और यह मेरा बॉयफ्रेंड जैद कुरैशी है। आप हमें भी हमारे नाम से सीधे बुला सकते हैं, प्रियंका देसाई ने कहा। ठीक है, कविता शर्मा ने सिर हिलाया। तो क्या हम मकान देख सकते हैं? जैद कुरैशी ने पूछा। बेशक, आप मेरे साथ आ सकते हैं, कविता शर्मा ने दोनों को रियल एस्टेट सेंड टेबल की ओर ले गई। कविता शर्मा ने पेशेवर रूप से जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई को रियल एस्टेट की सामान्य स्थिति से परिचित कराया। इस समय जैद कुरैशी को प्रियंका देसाई के उनके हाथ को पकड़ने की ताकत से पता चला कि प्रियंका देसाई इस समय बहुत उत्साहित थीं। प्रियंका देसाई की तो बात ही छोड़ दें, जैद कुरैशी इस समय अत्यधिक उत्साहित थे। पूरी इमारत की हरियाली, लेआउट और कमरे की संरचना उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। तो क्या इस रियल एस्टेट के दस्तावेज पूर्ण हैं? जैद कुरैशी ने पूछा। कविता शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि सभी दस्तावेज पूर्ण हैं और सभी दस्तावेजों की प्रतियां वहां दीवार पर हैं। और आप ऑनलाइन भी जांच कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। प्रियंका देसाई ने इस समय अपने मोबाइल फोन पर जांच की थी और थोड़ी देर बाद उन्होंने खुशी से जैद कुरैशी से कहा, इस रियल एस्टेट के सभी दस्तावेज पूर्ण हैं और ये सभी असली हैं। सचमुच? सचमुच? यह अच्छा है, यह अच्छा है। जैद कुरैशी ने भारी सांस ली। अगर आप चाहें तो मेरे साथ रियल एस्टेट साइट पर जाकर देख सकते हैं, कविता शर्मा ने याद दिलाया। कविता शर्मा के शब्द सुनकर दोनों ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। फिर कविता शर्मा ने 3 हार्ड हैट लिए और 2 प्रियंका देसाई और जैद कुरैशी को दिए। खुद भी एक पहनने के बाद वह उन्हें रियल एस्टेट साइट पर ले गई। ये बिल्डिंग नंबर 89.9 है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मंजिल पर 4 घर हैं और 2 लिफ्ट हैं। प्रत्येक घर का क्षेत्रफल 19 वर्ग मीटर है। हालांकि 2 प्रकार के अपार्टमेंट हैं। एक प्रकार 2 बेडरूम वाला है और लिविंग रूम मुफ्त है। दूसरा प्रकार 3 बेडरूम वाला है जिसमें अपेक्षाकृत मजबूत कार्यक्षमता है। यह आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये दोनों प्रकार उत्तर दक्षिण पारदर्शी हैं। आप देख सकते हैं। वैसे स्वराज सिटी संकल्प में कुल इमारतें हैं, प्रत्येक इमारत का लेआउट एक समान है, कविता शर्मा ने विस्तार से बताया। इस समय कविता शर्मा का परिचय सुनने के बाद प्रियंका देसाई और जैद कुरैशी साइट पर निरीक्षण करने के लिए उत्सुक हो गए। दोनों ने इन 2 प्रकार के घरों को अंदर और बाहर ध्यान से देखा। यह अजीब है, ये घर स्पष्ट रूप से 90 वर्ग मीटर से कम है, फिर भी मुझे लगता है कि यह मेरी पत्नी द्वारा उसी समय खरीदे गए 110 वर्ग मीटर के घर से बड़ा है। जैद कुरैशी ने प्रियंका देसाई से आश्चर्यजनक ढंग से कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि यह घर बहुत बड़ा है। ये वास्तव में 89 वर्ग मीटर का कमरा नहीं लगता। प्रियंका देसाई ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस समय कविता शर्मा आगे आए, मुस्कुराए और दोनों से कहा, ओह, मैं आपको बताना भूल गई कि प्रत्येक अपार्टमेंट प्रकार के 89 वर्ग मीटर कमरे का वास्तविक उपयोगी क्षेत्र है। इसमें तथाकथित साझा क्षेत्र नहीं है और यहाँ तक कि आंतरिक दीवारों का क्षेत्र भी हटा दिया गया है। अरे, फिर साझा क्षेत्र को जोड़कर फ्लैट कितना बड़ा है? जैद कुरैशी ने पूछा। हमें साझा क्षेत्र की गणना करने की क्या जरूरत है? ये 89.9 वर्ग मीटर अंतिम क्षेत्र है जब अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, और 89.9 वर्ग मीटर का क्षेत्र 90 वर्ग मीटर से कम माना जाता है, और उस समय कर की दर 90 वर्ग मीटर से ऊपर के कर से बहुत कम है। ये भी स्वराज सिटी की मूल योजना में शामिल है, कविता शर्मा ने फिर से समझाया। अरे, क्या आपका बॉस पागल है? क्या उसे कोई लाभ नहीं होता? प्रियंका देसाई ने हैरानी से पूछा।
मेरे बॉस के बारे में ऐसा न कहें, वह बस आपको संघर्ष में एक घर देना चाहता है। कविता शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करें, मैं अभी उत्तेजित हो गया था, मुझे आपके बॉस के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्रियंका देसाई ने माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, वैसे भी बॉस यहाँ नहीं है, कविता शर्मा ने शरारत से कहा। प्रियंका देसाई और जैद कुरैशी ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसे। हाँ, ठीक है, क्या आपने कमरे का प्रकार चुन लिया है? 2 बेडरूम वाला या 3 बेडरूम वाला? कविता शर्मा ने फिर से पूछा। कविता शर्मा के सवाल सुनने के बाद दोनों ने धीमी आवाज में चर्चा की। मैं 3 बेडरूम वाला चाहता हूँ, इससे आपको एक स्टडी रूम मिल सकता है अगर कमरे ज़्यादा हों, प्रियंका देसाई ने कहा। आपको स्टडी रूम की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि लिविंग रूम बड़ा होना चाहिए ताकि गतिविधियों के लिए ज़्यादा जगह हो और आपको घुटन महसूस न हो, जैद कुरैशी ने कहा। आप दोनों चलिए बैठकर इस पर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। मैं आपको मॉडल रूम दिखाने ले चलती हूँ ताकि आप सजावट शैली चुन सकें। कविता शर्मा ने फिर कहा, क्या इस घर को खरीदने के बाद क्या हमें सजावट भी करनी होगी? जैद कुरैशी ने सावधानी से पूछा। क्या आपने ध्यान से नहीं देखा? ये कमरा पूरी तरह से सजाया हुआ है, कविता शर्मा ने कहा। मुझे लगा कि यह इतना सस्ता है, पता चला कि इसमें कोई चाल है। घर की कीमत 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और सजावट की कीमत प्रति वर्ग मीटर हजारों रुपये है। जैद कुरैशी को अचानक एहसास हुआ जैसे कि उसने इस रियल एस्टेट एजेंट की चाल को आखिरकार समझ लिया हो। क्या वाकई ऐसा है? फिर इस घर की असली कीमत 1 वर्ग मीटर ज़्यादा है। प्रियंका देसाई का लहजा भी थोड़ा कठोर था। कविता शर्मा चौंक गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों इतनी जल्दी अपना रुख बदल लेंगे। हालांकि उसे असंतोष हुआ, फिर भी वह पेशेवर रूप से बोली, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। घर की कीमत में 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर सजावट की लागत शामिल है। सच कहूँ, हर घर बेचने पर हमारा बॉस 10,000 जोड़ रुपये का नुकसान उठाता है। ये हमने निजी तौर पर गणना की है। क्या आप जो कह रही हैं वह सच है? जैद कुरैशी को विश्वास नहीं हुआ और पास में खड़ी प्रियंका देसाई को भी लगा कि वे दोनों बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और बहुत सावधान थे। माफ़ करें कविता, हम दोनों बहुत ज़्यादा शक्की हैं। सच कहूँ, हम दोनों ने 4 साल तक पैसे बचाए हैं ताकि घर खरीद सकें, लेकिन हम डेक्कन सिटी में घर की कीमतों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज हमें इस कीमत पर वाकई ऐसा लग रहा है जैसे हम सपना देख रहे हैं। कृपया हमें समझें, प्रियंका देसाई ने ईमानदारी से कहा। प्रियंका देसाई के स्पष्ट कबूलनामे का सामना करते हुए कविता शर्मा का गुस्सा गायब हो गया और उसने बहुत समझदारी से कहा, मैं आपको समझती हूँ, लेकिन कृपया मुझ पर भरोसा करें और कृपया अपनी इच्छा पर भरोसा करें। हमारा घर वास्तव में डेक्कन सिटी में आपके जैसे सपने देखने वालों के लिए बनाया गया है। धन्यवाद, जैद कुरैशी ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मेरे साथ मॉडल हाउस देखने चलें, कविता शर्मा ने फिर कहा। फिर दोनों कविता शर्मा के साथ मॉडल हाउस देखने गए। फाइन डेकोरेशन के लिए केवल 2 प्रकार की सजावट शैलियां हैं, मेडिटेरेनियन शैली और नई चीनी शैली, कविता शर्मा ने परिचय दिया। दोनों ने मॉडल हाउस का दौरा करने के बाद कविता शर्मा ने जल्दी से कहा, चिंता न करें, फाइन डेकोरेशन के लिए सभी सजावट सामग्री उच्च गुणवत्ता की कच्ची सामग्री हैं जो अनुबंध में शामिल हैं, इसलिए कृपया निश्चिंत रहें। हम बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए हमारा मजाक न उड़ाएं। अभी हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अब भले ही इस घर में चाकू मार दिया जाए, हम इसे खरीद लेंगे, जैद कुरैशी ने हंसते हुए कहा। घर के नीचे चाकू? हाँ, आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं, कविता शर्मा हंसी। क्या हम अब इस घर के बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं? प्रियंका देसाई ने कहा। बिल्कुल, मेरे साथ आएं। कविता शर्मा उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई और उन्हें एक अनुबंध सौंपा। जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई ने सरसरी निगाह डालने के बाद फैसला किया। हमने पहले ही तय कर लिया है कि हम 2 सेट खरीदेंगे, प्रत्येक प्रकार का एक, और सजावट शैली मेडिटेरेनियन होगी, जैद कुरैशी ने कहा। जैद कुरैशी के शब्द सुनने के बाद कविता शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कुरैशी, आपको अनुबंध को और ध्यान से देखना चाहिए। अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि प्रत्येक फ्लैट एक परिवार तक सीमित है। यदि आप 30 साल के भीतर शादी करते हैं तो आपको एक सेट वापस करना होगा, और यदि आप ये सेट खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कॉलेज की डिग्री या उससे ऊपर होनी चाहिए, और आपको मेरे साथ उस कंपनी में जाना होगा जहां आपने 3 साल का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काम किया था। अरे, और यह भी, जैद कुरैशी ने जल्दी से अनुबंध उठाया और इसे ध्यान से पढ़ा। तब उसे पता चला कि अनुबंध में अभी भी कई प्रतिबंध थे। उदाहरण के लिए, घर खरीदने के 30 साल के भीतर यदि घर बेचा जाता है तो इसे मूल कीमत पर ही बेचा जा सकता है। यदि घर विभिन्न कारणों से खाली रहता है तो इसे किराए पर नहीं दिया जा सकता। इसे प्रॉपर्टी को बेचना होगा और प्रॉपर्टी इसे मूल कीमत पर बेचेगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि घर वास्तव में जनता के लिए उपयोग किया जाता है। हाय, मैं अभी लालची हो गया था। जैद कुरैशी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया।
प्रियंका देसाई ने भी अनजाने में सिर झुका लिया। अभी दोनों का व्यवहार एक विशिष्ट छोटे लोगों की सोच थी और वे बेतहाशा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम मल्होत्रा ने इसे ध्यान में रखा था, इसलिए अनुबंध में सख्त प्रतिबंध थे। इस समय जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई को अनुबंध की सामग्री से कोई असंतोष नहीं था, क्योंकि जब तक वे वास्तव में घर में रहते थे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और दोनों वास्तव में महसूस कर सकते थे कि यह कंपनी वास्तव में उनके जैसे सपने देखने वाले युवाओं के लिए सोचती है। आप दोनों कृपया अनुबंध को ध्यान से पढ़ें, शायद कोई आश्चर्य हो, कविता शर्मा ने रहस्यमयी ढंग से कहा। प्रियंका देसाई और जैद कुरैशी ने उत्सुकता से अनुबंध का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद प्रियंका देसाई आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या ये घर 9 साल की शिक्षा के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट रूम भी है? हाँ, स्वराज प्राथमिक और स्वराज माध्यमिक विद्यालय समुदाय के उत्तर पूर्व में हैं। वे समुदाय के साथ एकीकृत हैं। कविता शर्मा ने सिर हिलाया। इसमें कहने को कुछ नहीं है, मैं इसे खरीद रहा हूँ। कुल कीमत केवल 8.99 है। जैद कुरैशी खड़ा हुआ और बोला, हाँ, लेकिन आपको घर का भुगतान करते समय कर और शुल्क देना होगा। कविता शर्मा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, आप वहाँ पैसे कहाँ दे सकते हैं, मैं अभी भुगतान कर दूंगा। जैद कुरैशी उत्साहित था, डर था कि कविता शर्मा उसे नहीं बेचेगी। लेकिन कविता शर्मा ने उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक फॉर्म सौंपा और कहा, श्री कुरैशी, जल्दी न करें, पहले ये फॉर्म भरें। हमारी कंपनी के सख्त नियम हैं और हमें ये सत्यापित करना होगा कि आपको वास्तव में इस कमरे की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, मुझे आपकी कंपनी में जाकर यह पुष्टि करनी होगी कि आप घर खरीदने के योग्य हैं, तब मैं आपको घर बेच सकती हूँ। ये होना चाहिए। प्रियंका देसाई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तो चलिए एक अपॉइंटमेंट बनाते हैं, मैं आपकी कंपनी में जाऊंगी। कविता शर्मा ने कहा, कल कैसा रहेगा? अरे नहीं, कल रविवार है। फिर परसों? ठीक है, जैद कुरैशी ने उत्साह से पूछा। बिल्कुल, कविता शर्मा ने मुस्कुराया। इस तरह प्रियंका देसाई और जैद कुरैशी सेल्स डिपार्टमेंट से चक्कर में पड़कर निकल गए। जैद कुरैशी ने प्रियंका देसाई से कहा, प्रियंका, मुझे चुटकी काटो, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। और प्रियंका देसाई ने बिना रुके जैद कुरैशी की कमर को चुटकी काट दी। आह, मुझे मार डाला, जैद कुरैशी चिल्लाया, लेकिन फिर उसने प्रियंका देसाई को गले लगाया, घूमकर चिल्लाया, हमारे पास घर है। शाम 4 बजे के आसपास इच्छा भवन में अर्जुन दास के कार्यालय में उत्साहित होकर अर्जुन दास ने विक्रम मल्होत्रा से स्वराज सिटी की बिक्री स्थिति के बारे में पूछा। पिछले हफ्ते इच्छा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित 10 प्रॉपर्टी एक के बाद एक पूरी हो गई थी। विक्रम मल्होत्रा ने उन्हें बताया कि प्रीसेल शुरू हो सकता है। इन 10 प्रॉपर्टी के विकास से पहले उनके नाम दिए गए थे, अर्थात स्वराज सिटी, संकल्प स्वराज सिटी, आशा स्वराज सिटी, स्नेहा स्वराज सिटी, उत्कर्ष स्वराज सिटी, मनोरमा स्वराज सिटी, पूर्णा स्वराज सिटी, शांति स्वराज सिटी, देवदार स्वराज सिटी, साहित्य। पिछले कुछ दिनों में अर्जुन दास और विक्रम मल्होत्रा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई समझौते किए कि प्रत्येक घर उन लोगों के पास जाए जो वास्तव में इसकी जरूरत रखते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए जो सट्टेबाजी के इरादे रखते हैं। हालांकि सभी 10 रियल एस्टेट लॉन्च हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेट पर विज्ञापन नहीं किया था और न ही सड़कों पर पर्चे बांटने के लिए सेल्समैन भेजे गए थे। बस प्रत्येक रियल एस्टेट के सेल्स ऑफिस के बाहर एक साधारण पोस्टर चिपकाया गया था। विक्रम मल्होत्रा के शब्दों में, अगर इस तरह के घर, जो लगभग मुफ्त में दिए जा रहे हैं, को अभी भी विज्ञापन की जरूरत है, तो दुनिया वास्तव में खत्म हो जाएगी। विक्रम मल्होत्रा समझ नहीं पाए कि अर्जुन दास इतने उत्साहित क्यों थे और केवल असहाय रूप से बोले, बॉस, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? आप प्रत्येक फ्लैट बेचने पर 19.6 रुपये का नुकसान उठाएंगे। हाय, तुम्हारी पुरानी संरचना बहुत छोटी है, तुम एक चीज को केवल पैसे से कैसे माप सकते हो? अर्जुन दास ने मजाक किया। वास्तव में इस समय अर्जुन दास अपनी इच्छा का मूल्य समझ रहे थे। समझ गया बॉस, मेरे पास आपका स्टाइल नहीं है, आपके मन में दुनिया है और आप इस पीढ़ी के संत बनने के लिए दृढ़ हैं। विक्रम मल्होत्रा ने खट्टेपन से कहा, ठीक है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे रियल एस्टेट बिक्री के बारे में बताओ। अर्जुन दास ने गंभीरता से कहा। नीचे के मैनेजर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चूंकि आज पहला दिन है, स्टोर में पूछताछ करने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी स्टोर में आता है वह उत्साहित होकर एक सेट खरीदना चाहता है। हालांकि योग्यता समीक्षा की समस्या के कारण अभी तक एक भी सेट बिका नहीं है, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों ने खरीद का इरादा दर्ज किया है। विक्रम मल्होत्रा ने कहा। ये सुनकर अर्जुन दास ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसके बारे में भूल गया था। आज शनिवार है और समीक्षा सबसे जल्दी परसों पूरी होगी। लेकिन चिंता न करें, समीक्षा को पूरी तरह से लागू करना होगा। चिंता न करें, इसे लागू करना इस घर की बिक्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मैंने मुख्यालय से 300 लोगों को विभिन्न सेल्स ऑफिस में भेजा है ताकि घर खरीदने की योग्यता की समीक्षा की जा सके। और मैंने पहले से ही झूठी समीक्षाओं की जांच की है और घर खरीदने वालों को परेशान करने जैसे विभिन्न परिदृश्यों को रोका है। इस बार घर खरीदने की निष्पक्षता, खुलापन और न्याय निश्चित रूप से लागू हो सकता है। विक्रम मल्होत्रा ने कहा, आधुनिक प्रशासनिक कानून के निष्पक्षता, खुलापन और निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू किया गया है। अर्जुन दास ने नहीं रुकते हुए कहा। विक्रम मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाईं और कहा, बॉस, क्या यह आपके लिए इतना आसान है? इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अगर आप पहले से हर कदम पर सख्ती से नजर नहीं रखते तो परिणाम अकल्पनीय है। क्या यह इतना गंभीर है? अर्जुन दास ने पूछा। मुझ पर भरोसा करें, बॉस। स्वराज रियल एस्टेट में इस बार का बड़ा निवेश उससे कहीं ज्यादा प्रभाव डालेगा। विक्रम मल्होत्रा ने धीरे धीरे कहा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मैं पैसे खर्च करके घर बनाकर दे सकता हूँ? अर्जुन दास ने संदेह से पूछा। इस समय विक्रम मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी तक विवरण नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे हित शामिल हैं। हाय, ज्यादा मत सोचो, जब कोई समस्या होगी तब बात करेंगे। अभी हमें ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक अपार्टमेंट उन लोगों के पास जाए जो वास्तव में इसकी जरूरत रखते हैं। अर्जुन दास ने हाथ हिलाया। इस समय जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई अभी जिंदगी मॉल से बाहर निकले थे। अलग अलग आकार के शॉपिंग बैग हाथ में लिए जैद कुरैशी ने प्रियंका देसाई से नर्म चेहरे के साथ कहा, प्रियंका, तुम और क्या खरीदना चाहती हो? मैंने पहले ही इतना कुछ खरीद लिया है, मुझे वास्तव में और कुछ नहीं चाहिए। प्रियंका देसाई ने हाथ हिलाया। प्रियंका, पहले हम घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे थे, हमें कभी मौका नहीं मिला कि तुम्हें बड़े मॉल में लाकर बेतहाशा खर्च करवाएं। लेकिन अब घर मिल गया है। मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूं जो मैंने पहले तुम्हें देना बाकी रखा था। जैद कुरैशी ने कहा। ये सुनकर प्रियंका देसाई भावुक हो गई और उसने जैद कुरैशी को एक प्यारी सी चुंबन दी। तुम में कुछ अंतर तो है। मैं इसकी सराहना करती हूँ और भविष्य में पैसे खर्च करने के लिए और भी जगहें होंगी। जितना हो सके बचाओ। हनी, पैसा काफी है, सच में। जैद कुरैशी ने सच कहा। दोनों ने 4 साल तक लाखों रुपए बचाए थे, लेकिन अब घर खरीदने का बजट अचानक 9 से कम हो गया था। जैद कुरैशी को अचानक अमीर होने का एहसास हुआ। जैद, मुझे अभी भी इस बारे में घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि दोपहर में जो हुआ वह इतना अवास्तविक है। प्रियंका देसाई ने सिर हिलाकर कहा। मुझे क्यों नहीं, लेकिन किसी कारण से मैं इस सब पर विश्वास करने को तैयार हूँ। भले ही यह सिर्फ एक सपना हो, मैं इसे जारी रखूंगा। जैद कुरैशी ने गंभीरता से कहा। हाय जैद, क्या मुझे सिद्धार्थ पाटिल को फोन करना चाहिए? वह और अनन्या बोस अभी भी एक छोटे से सिंगल रूम में रह रहे हैं। इसके अलावा वे भी घर खरीदने के योग्य हैं। प्रियंका देसाई को अचानक कुछ याद आया। सही कहा, मैं इस बच्चे के बारे में भूल गया था। लेकिन चिंता मत करो, अब लगभग 5 बज रहे हैं, रात को उसे फोन करेंगे और कल सुबह उसे ले जाएंगे। अभी चलो अपनी बेतहाशा यात्रा जारी रखें। क्या तुम्हें कुछ समय पहले वह स्कर्ट पसंद नहीं आई थी? मैं तुम्हारे लिए वह खरीद दूंगा। जैद कुरैशी ने बोलने के बाद प्रियंका देसाई को फिर से मॉल में खींच लिया। अगली सुबह जल्दी जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई अभी भी अपने सपनों में थे जब फोन की घंटी ने उन्हें जगा दिया। हेलो, कौन है? जैद कुरैशी ने नींद में फोन उठाया। मैं हूँ, सिद्धार्थ पाटिल। अब कितना समय हो गया है और तुम अभी तक नहीं उठे? फोन से एक परिचित और उत्साहित आवाज आई। जैद कुरैशी ने नींद में समय देखा और गाली देते हुए बोला, अरे तुमने जानबूझकर किया, अभी 6 बजे भी नहीं हुए। बकवास मत करो, तुमने कल रात मुझे उस कमरे के बारे में बताया और मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैं अभी तुम्हारे दरवाजे पर हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, सिद्धार्थ पाटिल ने उत्साह में कहा। अरे तुम्हारे चाचा, जैद कुरैशी ने हंसते हुए गाली दी और फोन काट दिया। 30 मिनट बाद जैद कुरैशी और सिद्धार्थ पाटिल छोटे लिविंग रूम में बैठे थे और प्रियंका देसाई रसोई में नाश्ता बना रही थी। मुझे कल रात तुमने जिस स्वराज सिटी संकल्प की बिक्री की बात की थी, उसकी कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही? सिद्धार्थ पाटिल ने कहा। क्या तुमने हाउसिंग मैनेजमेंट ब्यूरो के साथ रिकॉर्ड चेक किया? जैद कुरैशी ने लापरवाही से कहा। बिल्कुल चेक किया और दस्तावेज पूरे हैं, इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं सका। वैसे तुमने वास्तव में मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया। तुम 89 वर्ग मीटर का घर 9 रुपये से कम में खरीद सकते हो। सिद्धार्थ पाटिल को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? जैद कुरैशी ने इस समय सिद्धार्थ पाटिल को देखा जैसे कि उसने कल खुद को देखा हो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे लगता है कि यह घर बहुत बड़ा होगा। साझा स्थान को छोड़कर ये 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा है, जो थोड़ा छोटा है। लेकिन कोई बात नहीं। वैसे कमरे में रोशनी कैसी है? अरे मुझे लगता है कि इस कीमत पर कोई रोशनी नहीं होगी।
सिद्धार्थ पाटिल की बड़बड़ देखकर जैद कुरैशी को यह नहीं लगा कि वह भी ऐसा ही दिखता था, कितना शर्मनाक। लेकिन इस क्षण उसने सिद्धार्थ पाटिल से कुछ बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि घर पूरी तरह से सजाया हुआ है और डेवलपर इसे एक समान रूप से सजाएगा। जैद कुरैशी ने हल्के से कहा। क्या पूरी तरह से सजाया हुआ? ये वास्तव में चालाकी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही यह घर महंगा नहीं है, सजावट की लागत वास्तव में दूसरों द्वारा तय की जाती है। उस समय सजावट की लागत प्रति वर्ग मीटर हजारों रुपये होगी। यही वह जगह है जहां वे कमाते हैं। सिद्धार्थ पाटिल ने चमकती आंखों के साथ कहा। हाय, सही कहा। क्या करियर सलाहकार ने तुम्हें बताया कि सजावट की लागत कितनी है? सिद्धार्थ पाटिल ने फिर पूछा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ कहा, जैद कुरैशी ने बेपरवाही से कहा। हाय, निश्चित रूप से आकाश से पाई नहीं गिरती। मुझ पर भरोसा करो, तुम इस घर को नहीं खरीद सकते, वरना तुम फंस जाओगे। सिद्धार्थ पाटिल ने निराश होकर कहा। मैं कल तुम्हें बताना भूल गया कि यह घर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 9 साल के स्कूल डिस्ट्रिक्ट रूम के साथ आता है। जैद कुरैशी ने तटस्थ ढंग से कहा। क्या तुम्हें यकीन है? सिद्धार्थ पाटिल को विश्वास नहीं हुआ। यह अनुबंध में लिखा है, क्या यह नकली हो सकता है? जैद कुरैशी ने कहा। अब डेक्कन सिटी में स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस की कीमत 8 रुपये से ज़्यादा है। इस तरह अगर इस घर की सजावट 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से ज़्यादा नहीं है तो यह अभी भी एक अच्छा सौदा है। लेकिन पैसा थोड़ा तंग है, सिद्धार्थ पाटिल ने भौहें सिकोड़कर और दांत पीसकर कहा। इस क्षण जैद कुरैशी ने जोर से हंसने की कोशिश की। ठीक है जैद, अब सिद्धार्थ को और मत तंग करो। तुम कल उससे अलग नहीं थे। प्रियंका देसाई ने तैयार नाश्ता दोनों के सामने रखा। क्या इसका क्या मतलब है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सिद्धार्थ पाटिल ने भ्रमित होकर पूछा। हा हा, जैद कुरैशी आखिरकार बेतहाशा हंसते हुए झुक गया। प्रियंका देसाई ने पास में समझाया, घर की 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत में पूरी सजावट की लागत शामिल है। उस समय जब हमें पता चला कि घर पूरी तरह से सजाया हुआ है, हम दोनों की तुम जैसी ही प्रतिक्रिया थी। अब सोचकर मुझे भी शर्मिंदगी होती है। इसके अलावा हालांकि घर 89.9 वर्ग मीटर है, ये वास्तविक उपयोग क्षेत्र है। इसमें तथाकथित साझा लागत नहीं है। यह उन 120 वर्ग मीटर के घरों से बड़ा दिखता है। तुमने जिस रोशनी की समस्या का जिक्र किया वह उत्तर दक्षिण पारदर्शी है और कमरे में रोशनी दिखाई देती है। जैद कुरैशी ने कहा। ऐसी अच्छी बात कैसे हो सकती है? सिद्धार्थ पाटिल ने अविश्वास में कहा। विश्वास करो या न करो, जैद कुरैशी ने बोलने के बाद नाश्ता खाया। वैसे अनन्या कहाँ है? प्रियंका देसाई ने पूछा। हाय, हमारी लड़ाई हो गई, मैं कई दिनों से वापस नहीं गया, सिद्धार्थ पाटिल ने उदास होकर कहा। बस घर के लिए? जैद कुरैशी ने सावधानी से पूछा। हाँ, जैसे ही उसके माता पिता हमारी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, हम चिंतित हो गए और फिर हमने कुछ और शब्द कहे। फिर अनन्या चली गई। मुझे पता है वह वास्तव में उस अंधेरे घर में नहीं रहना चाहती। इतने सालों में मैं उसका बहुत कुछ देनदार हूँ, सिद्धार्थ पाटिल ने दुखी होकर कहा। कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया। हम तुम्हें बाद में घर तय करने ले जाएंगे और मैं अनन्या से बात करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, प्रियंका देसाई ने सांत्वना दी। क्या तुम भी चल रही हो? जैद कुरैशी ने नहीं रुकते हुए कहा। वास्तव में दोनों ने कल सहमति दी थी कि जैद कुरैशी आज सिद्धार्थ पाटिल को घर देखने के लिए ले जाएगा। क्या मैं अभी भी अपने भविष्य के घर को देखना चाहती हूँ? प्रियंका देसाई ने गुस्से में कहा। ठीक है, क्यों नहीं, जैद कुरैशी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद तीनों स्वराज सिटी संकल्प रियल एस्टेट की ओर रवाना हुए। देखो, परिवहन सुविधाजनक है, मेट्रो स्टेशन सामने है और यहाँ बस भी बहुत सुविधाजनक है। तीनों बस से उतरे और जैद कुरैशी ने सिद्धार्थ पाटिल से कहा। सिद्धार्थ पाटिल ने सिर हिलाया और पूछा, परिवहन बहुत सुविधाजनक है। रियल एस्टेट कहाँ स्थित है? यहाँ सामने निर्माणाधीन रियल एस्टेट है। जैद कुरैशी ने सामने की ओर इशारा किया। हाय, वहाँ इतने सारे लोग 3 साफ सुथरी पंक्तियों में क्यों खड़े हैं? प्रियंका देसाई ने उत्सुकता से उस कतार की ओर पूछा जो पहले से ही बस स्टॉप तक पहुंच चुकी थी। इतना परेशान क्यों? चलो जल्दी चलें, जैद कुरैशी ने बेपरवाही से कहा। प्रियंका देसाई ने सिर हिलाया और तीनों आगे बढ़े। लेकिन 10 मीटर के भीतर जैद कुरैशी हैरान रह गया और बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय प्रियंका देसाई भी वहीं रुक गई। केवल सिद्धार्थ पाटिल ने पूछा, क्या बात है तुम दोनों? ये कतार स्वराज सिटी संकल्प के सेल्स ऑफिस से आई है। कितने लोग चाहिए? जैद कुरैशी ने सेल्स ऑफिस से लगभग 100 मीटर दूर 3 पंक्तियों को देखते हुए कहा। जल्दी, तुम दोनों पहले कतार में लगो, मैं जाकर स्थिति देखता हूँ, प्रियंका देसाई ने तुरंत कहा। बोलने के बाद जैद कुरैशी और सिद्धार्थ पाटिल जल्दी से कतार में शामिल हो गए, जबकि प्रियंका देसाई सेल्स ऑफिस में स्थिति देखने गई।
इस समय सेल्स ऑफिस में टेबल की पंक्तियां थीं और प्रत्येक टेबल के सामने एक रियल एस्टेट सलाहकार बैठा था जो ग्राहक के साथ अनुबंध पर चर्चा कर रहा था। फिर ग्राहक को एक फॉर्म दिया जाता था, ग्राहक उसे भरने के बाद चला जाता था, अगला ग्राहक बैठता था और फिर अनुबंध पर बात करके फॉर्म भरवाया जाता था। दूसरी तरफ रियल एस्टेट सलाहकार थे जो एक बार में 20 ग्राहकों को साइट पर घर दिखाने ले जाते थे और फिर उन्हें वापस लाते थे। फिर 20 और ग्राहकों को साइट पर घर दिखाने ले जाते थे। प्रियंका देसाई हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि पेशेवर सलाहकार अपने कर्तव्यों को इतने व्यवस्थित ढंग से निभाएंगे, जैसे कि व्यवस्था बनाए रखना, घरों का निरीक्षण करना, अनुबंध पंजीकरण और फॉर्म भरवाना और अनुबंध को विस्तार से समझाना। ये वास्तव में एक असेंबली लाइन पर मानक काम की तरह था। इस समय प्रियंका देसाई ने यह भी देखा कि कविता शर्मा, जो कल उन्हें घर दिखाने वाली पेशेवर सलाहकार थी, अनुबंध समझाने की स्थिति में थी। क्या स्थिति है? इतने सारे लोग क्यों हैं? कविता शर्मा ने ऊपर देखा और प्रियंका देसाई को देखकर कड़वी मुस्कान दी। यही स्थिति है। जब मैं आज सुबह आई तो दरवाजे पर कतार थी, इसलिए हमें आपातकालीन मोड चालू करना पड़ा। मुझे लगता है कि यहाँ हजारों लोग कतार में हैं। प्रियंका देसाई ने कहा, मुझे नहीं पता कि बाहर कौन कतार में है। वैसे भी अब तक आज 300 से ज़्यादा लोग पंजीकृत हो चुके हैं। मैं केवल 1 घंटे से काम पर हूँ। इस गति से अनुमान है कि आज बाहर जाने तक लगभग 3000 लोग पंजीकृत हो सकते हैं और हमारे पास केवल 7000 से ज़्यादा घर हैं। कविता शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, अरे फिर क्या मैं ये घर पक्का कर सकता हूँ? फॉर्म भर रहा ग्राहक पूछने से खुद को रोक नहीं सका। यदि आपकी योग्यता समीक्षा में कोई समस्या नहीं है तो निश्चित रूप से, लेकिन 2 दिन के पंजीकरण के बाद मैं वास्तव में गारंटी नहीं दे सकती। कविता शर्मा ने मुस्कुराया, तो कविता तुम पहले जाओ। मैं पहले जाती हूँ। प्रियंका देसाई ने कविता शर्मा को अभिवादन किया और सेल्स डिपार्टमेंट से जल्दी निकलकर उस जगह गई जहां जैद कुरैशी और सिद्धार्थ पाटिल कतार में थे। लेकिन इस समय प्रियंका देसाई के सेल्स ऑफिस जाने से कुछ मिनट पहले दोनों के पीछे की कतार और दर्जनों मीटर तक बढ़ गई थी। क्या स्थिति है? जैद कुरैशी ने उत्साह से पूछा। सब घर खरीदने आए हैं। लगभग घर देखने के बाद सभी खरीदना चाहते हैं और पंजीकरण करते हैं। वे योग्यता समीक्षा पास होने तक इंतजार करते हैं और फिर भुगतान करके घर खरीदते हैं। 1 घंटे से भी कम समय में 300 से ज़्यादा लोग पंजीकृत हो चुके हैं, लेकिन केवल 7000 से ज़्यादा घर हैं। यानी 1 या 2 दिन बाद इस घर को खरीदा नहीं जा सकेगा। प्रियंका देसाई ने कहा, क्या जिन्होंने देखा वे सब खरीद रहे हैं? सिद्धार्थ पाटिल को विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा है कि न खरीदने में कोई समस्या है। जैद कुरैशी ने कहा, इसके अलावा मेरा मतलब है, क्या तुम ऋषभ मल्होत्रा और रोहन मल्होत्रा को बता देना चाहते हो? इस गांव को छोड़ने के बाद ये दुकान वास्तव में गायब हो जाएगी। प्रियंका देसाई ने नहीं रुकते हुए कहा, बता दो, सबको बता दो। खरीदना उनका काम है और कहना मेरा काम है। मैं उनकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। जैद कुरैशी ने दांत पीस कर कहा। फिर जैद कुरैशी और प्रियंका देसाई ने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन किया जिन्होंने घर नहीं खरीदा था, और उन्हें नहीं पता था कि जिन लोगों ने घर खरीदने के लिए पंजीकरण किया था उन्होंने भी उनके जैसे ही अपने सभी परिचितों को सूचित किया था। इस तरह इस कतार में लोग और बढ़ते जा रहे थे। उसी रात डेक्कन सिटी टीवी के लोकप्रिय समाचार कार्यक्रम नगर समाचार में इस समय एक गर्म खबर प्रसारित हो रही थी। टीवी स्क्रीन पर युवा और सुंदर महिला एंकर ने जोर से कहा, वसंत की शुरुआत से डेक्कन सिटी का रियल एस्टेट बाजार अपेक्षाकृत सुस्त रहा है। पिछले महीने विनोद वाहिनी और दीवान ग्रुप द्वारा संचालित 10 से ज़्यादा रियल एस्टेट परियोजनाओं का कुल लेनदेन मात्र 60,000 वर्ग मीटर था। लेनदेन पिछले साल की तुलना में 62.3% कम हो गया है। लेकिन आज पत्रकार को पता चला कि डेक्कन सिटी में एक अतिरिक्त रियल एस्टेट है और वहां का दृश्य अत्यंत गर्म है। इसका कारण क्या है? कृपया सामने से पत्रकार की रिपोर्ट देखें। स्क्रीन बदलते ही एक पुरुष पत्रकार दिखाई दिया, माइक्रोफोन पकड़े हुए और कहते हुए, हेलो दर्शक मित्रों, ये वसंत विहार मार्ग का दक्षिणी खंड है। मेरे पीछे स्वराज सिटी मनोरमा का एक रियल एस्टेट है। मैं अभी सेल्स ऑफिस से 200 मीटर दूर सड़क के किनारे हूँ। इस समय आप देख सकते हैं कि यह साफ सुथरी 3 पंक्तियों वाली कतार उन खरीदारों की है जो सामने सेल्स ऑफिस से यहाँ तक कतार में हैं। और अब ये कतार पीछे की ओर बढ़ती जा रही है और मेरे अनुमान के अनुसार कतार की लंबाई 300 मीटर से ज़्यादा हो गई है। यहाँ के इस रियल एस्टेट की इतनी लोकप्रियता के कारण के लिए चलिए कतार में खड़े लोगों का साक्षात्कार लेते हैं। हेलो महोदय, हम नगर समाचार के पत्रकार हैं। मैं आपका साक्षात्कार लेना चाहता हूँ। ऐसा क्या है जो आपको इतनी लंबी कतार में इंतजार करने के लिए तैयार करता है यहाँ रियल एस्टेट खरीदने के लिए? पत्रकार ने पूछा। साक्षात्कार लिया गया व्यक्ति कैमरे पर मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि यहाँ रियल एस्टेट केवल 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर में पूरी तरह से सजाया हुआ है और यह 9 साल की शिक्षा के साथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट रूम है।
पूरी तरह से सजाया हुआ और 9 साल की शिक्षा के साथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट रूम भी, और कीमत केवल 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस समय मजाक कर रहे हैं, महोदय? पत्रकार को विश्वास नहीं हुआ। मैं निश्चित रूप से मजाक कर रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बार बार बताया कि यह सच है। उन्होंने पहले ही पंजीकरण कर लिया है और योग्यता समीक्षा के बाद वे भुगतान कर सकते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इतने सारे लोग हैं। चाहे जो भी हो, मुझे कतार में लगकर अंदर जाकर देखना होगा, उस व्यक्ति ने कहा। इस समय पत्रकार को कुछ पकड़ में आया और उसने पूछना जारी रखा, चूंकि आपके दोस्त ने आपको बुलाया तो आपने केवल पंजीकरण क्यों किया बजाय सीधे खरीदने के? इस समय साक्षात्कार लिए गए व्यक्ति ने जवाब देने से पहले उसके पास खड़ी एक महिला ने कहा, इस घर को खरीदने के लिए केवल पैसे देना इतना आसान नहीं है। आपके पास कॉलेज की डिग्री या उससे ऊपर होनी चाहिए और आपको डेक्कन में 3 साल से ज़्यादा समय तक काम करना होगा और आपके नाम पर कोई रियल एस्टेट नहीं होना चाहिए। और एक घर और एक परिवार केवल एक घर खरीद सकता है। यदि पुरुष और महिला दोनों एक एक घर खरीदते हैं तो 30 साल के भीतर शादी होने पर एक घर वापस लिया जाएगा और अन्य योग्य लोगों को बेचा जाएगा। इसके अलावा यदि घर लंबे समय तक खाली रहता है तो इसे किराए पर नहीं दिया जा सकता और न ही दूसरों को बेचा जा सकता है। यदि यह पता चलता है तो घर को मूल कीमत पर वापस लिया जाएगा और अगले योग्य व्यक्ति को बेचा जाएगा। क्षमा करें, आपको कैसे पता? पत्रकार ने जवाब में पूछा। मैं अपने दोस्त के साथ स्वराज सिटी संकल्प देखने गई थी। उसने पहले ही पंजीकरण कर लिया है और योग्यता समीक्षा के बाद वह भुगतान कर सकती है और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है। और मेरा कार्यस्थल स्वराज सिटी मनोरमा के करीब है, इसलिए मैं यहाँ जल्दी में आई, महिला ने समझाया। धन्यवाद, पत्रकार ने विनम्रता के बाद कैमरे की ओर कहा। पता चला कि इस रियल एस्टेट का गर्म दृश्य इसकी अविश्वसनीय रूप से कम कीमत के कारण है। आगे चलिए सेल्स ऑफिस में जाकर देखते हैं। थोड़ी देर बाद स्क्रीन ने सेल्स ऑफिस का अविश्वसनीय दृश्य दिखाया, जहां पेशेवर सलाहकार अपने कर्तव्यों को व्यवस्थित ढंग से निभा रहे थे और पत्रकार ने कैमरे की ओर कहा, मुझे लगता है कि सभी ने देख लिया है। इस समय पेशेवर सलाहकार वास्तव में व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं। मेरी स्मृति में घर खरीदना पेशेवर सलाहकारों के साथ होता है, एक से एक या एक से कई, लेकिन 5 लोगों से ज़्यादा के साथ पूरे समय नहीं। हालांकि यहाँ के पेशेवर सलाहकार अपने निश्चित कार्य सामग्री के साथ कर्मचारी लगते हैं। दुर्भाग्य से साइट पर बहुत सारे लोग हैं और पेशेवर सलाहकार बहुत व्यस्त हैं। मुझे उनका साक्षात्कार करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने गेट के बाहर एक पोस्टर पर यह वाक्य देखा। इस समय स्क्रीन पर एक पंक्ति प्रदर्शित हुई, यह इमारत उन युवाओं के लिए समर्पित है जो सपने देखते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। फिर चित्र उस युवा और सुंदर महिला एंकर की ओर बदल गया। जानकारी के बाद हमें पता चला कि डेक्कन सिटी में स्वराज सिटी की 10 प्रॉपर्टी हैं, अर्थात स्वराज सिटी, संकल्प स्वराज सिटी, आशा स्वराज सिटी, स्नेहा स्वराज सिटी, उत्कर्ष स्वराज सिटी, मनोरमा स्वराज सिटी, पूर्णा स्वराज सिटी, शांति स्वराज सिटी, देवदार स्वराज सिटी, साहित्य स्वराज सिटी। के इस नाम से हम देख सकते हैं कि डेवलपर का मालिक एक बहुत ही परवाह करने वाला व्यक्ति है। मजाक के बाद एंकर ने जारी रखा, पत्रकार की बात की प्रतिक्रिया के अनुसार स्वराज सिटी की 10 प्रॉपर्टी की बिक्री कीमत केवल 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और घर का आकार 89.9 वर्ग मीटर है, जिसमें 3 बेडरूम और 2 बेडरूम हैं और यह उत्तर दक्षिण पारदर्शी है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 89.9 वर्ग मीटर में तथाकथित साझा क्षेत्र शामिल नहीं है। ये पूरी तरह से वास्तविक उपयोग क्षेत्र है। बस खरीद की योग्यताओं पर कई प्रतिबंध हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि रियल एस्टेट डेवलपर वास्तव में उन युवाओं के बारे में सोच रहा है जो सपने देखते हैं। उस रात नगर समाचार की स्वराज सिटी पर 5 मिनट की रिपोर्ट ने स्वराज सिटी की लोकप्रियता को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। अगले दिन सुबह होने से पहले स्वराज सिटी के सेल्स ऑफिस के गेट पर पहले से ही सैकड़ों मीटर की कतार थी। सुबह 9 बजे स्वराज सिटी के सेल्स ऑफिस के आधिकारिक रूप से खुलने के बाद लोग वहां उमड़ पड़े। स्वराज सिटी के कर्मचारी सामान्य रूप से व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं थे और सब कुछ ठप हो गया। और क्योंकि कतारें बहुत लंबी थीं, वाहनों का यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। इस कारण यातायात पुलिस को साइट पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात करना पड़ा। 9:30 बजे विक्रम मल्होत्रा ने स्वराज सुरक्षा लिमिटेड के कर्मचारियों को तुरंत जुटाने के बाद प्रत्येक सेल्स ऑफिस का काम सामान्य हो गया। इस समय स्वराज सिटी के 10 सेल्स ऑफिस के बाहर 10 से कम मीडिया आउटलेट नहीं थे। दोपहर 2 बजे ठीक स्वराज सिटी के आखिरी सेल्स ऑफिस ने एक लिक्विडेशन साइन लगा दिया और लिक्विडेशन के बाद प्रत्येक स्वराज सिटी सेल्स ऑफिस के बाद भी 500 मीटर से कम की कतार थी। हालांकि विक्रम मल्होत्रा ने ऐसी स्थितियों के लिए आपातकालीन योजनाएं बनाई थीं और प्रत्येक सेल्स ऑफिस के कर्मचारियों ने योजनाओं के अनुसार सख्ती से संभाला, लेकिन कतार में खड़े लोग धीरे धीरे निराश होकर चले गए।
लेकिन इस दौरान एक रियल एस्टेट में गंभीर भीड़ दंगा हुआ। उसी दिन स्वराज सिटी की घटना फिर से मीडिया की सुर्खियों में थी और प्रमुख मीडिया मंचों से स्वराज सिटी की अंतहीन रिपोर्टें थीं। उसी दिन युवराज सिंह, स्वराज रियल एस्टेट के प्रभारी व्यक्ति के रूप में, ने मीडिया के साक्षात्कार स्वीकार किए। साक्षात्कार के दौरान युवराज सिंह ने मीडिया के अन्य सवालों का सकारात्मक जवाब नहीं दिया, लेकिन दंगों के बारे में युवराज सिंह ने कैमरे की ओर गंभीरता से कहा, आज स्वराज सिटी स्नेहा रियल एस्टेट में हुए दंगों के बारे में कुछ मीडिया ने गलत तरीके से बताया कि यह स्वराज सिटी की धोखाधड़ी के जनता द्वारा उजागर होने के कारण हुआ। मैं इन मीडिया को केवल इतना बताना चाहता हूं कि हमारी कानूनी टीम ने इन मीडिया के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। भविष्य में आपको अदालत का समन प्राप्त होगा। दंगे के प्रारंभिक कारण के बारे में हमने पहले ही स्पष्ट रूप से जांच कर ली है। ये तब हुआ जब कर्मचारी बाजार बंद होने के बाद भीड़ को सूचित और समझा रहे थे। लगभग 20 पुरुषों का एक समूह लकड़ी की छड़ें लिए अचानक घुस आया और सेल्स ऑफिस में तोड़फोड़ की और पीछे की अनजान भीड़ को उकसाया। दृश्य में अराजकता थी। फिर 20 पुरुषों का वह समूह मौका पाकर भाग गया। इस संबंध में मैं स्वराज रियल एस्टेट डेवलपमेंट के प्रभारी व्यक्ति के रूप में एक बयान जारी करता हूं। इस घटना के लिए मेरी इच्छा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज का कहानी का सफर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न